हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी टाइम बाय कोमल गोयल। स्टूडेंट्स, बहुत टाइम से कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। अब मैंने सोचा है कि अब मैं रेगुलर वे में यूट्यूब पे अपनी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी जो आपको बेनिफिशियल होंगी ऑब्वियसली। एंड आज के लिए मैंने एक डिफरेंट टॉपिक चूज़ किया है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बेसिकली इस पैरामीटर पे कंफ्यूज्ड होते हैं। तो बेसिकली मैंने उस पैरामीटर पे एक अपना वीडियो सबसे पहले मैं उससे स्टार्ट करना चाहूँगी आज, कि अगर आपको जो भी इसमें डाउट होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी मुझे बेटर लगेगा मैं आपको वो इंफॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करूँगी। राइट स्टूडेंट्स, बेसिकली आज की क्लास में AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अब आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर आप टीचिंग पोस्ट पे जाना चाहते हैं, PGT बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड इस अगर कोर्स में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर टीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उसके लिए एग्ज़ाम देना होता है। राइट, तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब होती है। जो AWES की सोसाइटीज़ होती हैं ये आर्मी पब्लिक स्कूल में हमको रिक्रूट करती हैं और हमें स्टूडेंट्स को टीच करना होता है। बेसिकली दिस इज़ द गवर्नमेंट जॉब। एंड सेकेंडली इसमें मैंने आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा मेन मोटिव क्या रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार फॉर्म भर देते हैं और हमें ये सुनने में आता है कि पेपर वॉज वेरी मॉडरेट बट वेरी ईजी, बट वी डोंट हैव प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर दैट। क्योंकि AWES कभी भी अपनी साइट पर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को गाइडलाइंस नहीं मिल पाती हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। सो हमें कम से कम एक बार तो एग्जाम में अपियर होकर देखना ही पड़ता है कि हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं उस एग्जाम में। राइट, तो अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 2022 में आर्मी पब्लिक स्कूल का OST, जो इनका एग्ज़ाम का नाम होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, मैंने OST क्लियर किया था बिजनेस स्टडीज़ से। एंड 2024 में मैंने फिर से आर्मी पब्लिक स्कूल का ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये क्लियर किया था, क्वालिफाइड किया था अकाउंटेंसी से। सो बेसिकली मैंने दोनों पेपर अपियर करके देखे हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो दैट आई कैन गिव यू अ प्रॉपर गाइडलाइन फॉर दैट। राइट, सो मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, बेसिकली मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपकी सेक्शन C के लिए। पेपर आपको पता है, आपका जो बच्चे अपियर कर रहे हैं आई नो कि उनको ये सब गूगल पे मिल जाता है इजीली। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया वो 5 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। आई होप बच्चों ने स्टडी स्टार्ट भी कर दी होगी, बिकॉज 16 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एंड जिसमें कि हमें बताया जा रहा है कि 20 to 21 सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया होगा, बट स्टिल मेरी वीडियो शायद आपको बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी इफ एंड बट है, आपको लग रहा है कि मैं क्या मतलब बेसिकली किस पाथ को फॉलो करूं, उसके लिए आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। फाइन, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो बेसिकली सेक्शन C पे बेस है, जहाँ पे हमें पता है कि OST में हमें 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C, जिसमें सेक्शन A और सेक्शन B बेसिकली आपकी GK और आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और कुछ आपका रीजनिंग और कुछ आपका NEP वगैरह का आता है। उस टॉपिक पे हम लेटर ऑन बात करेंगे जो हमारा एग्जाम आएगा, बट फिलहाल हम सेक्शन C पे बात करेंगे, जो बेसिकली हमारे सब्जेक्ट मैटर से डील करता है। उस सब्जेक्ट मैटर की आपको गाइडलाइन बिल्कुल नहीं दी जाती है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। इनफैक्ट AWS की अगर आप साइट पे जाकर भी देखेंगे, उसमें सिर्फ आपको 10 से 20 एक मॉडल पेपर काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे दिए होते हैं, जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि इस तरीके से आपका पेपर आएगा। बट मेक श्योर पेपर आता उस तरीके से है, बट 10 से 20 क्वेश्चंस यू कैन नॉट टेल यू कि पेपर बेसिकली फ्रेम कैसे होगा और आप कैसे उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। फाइन, बिकॉज यू पीपल नो दैट देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो इन दिस एग्जामिनेशन। इफ देयर इज नेगेटिव मार्किंग 0.25, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको बहुत माइंड में सोचना पड़ता है कि मैं गलत आंसर मार्क ना कर दूं। सो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। राइट, सो अगर हम सेक्शन C की बात करें, बिजनेस स्टडीज की, तो सेक्शन C में जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे 2022 में 2022 में मैं बात करूं तो मेरा परसेंटाइल 82.91 आया था, जिसमें सेक्शन C में मेरे 111.25 मार्क्स मेरे आए थे। तो इसके लिए मैं आपको आज गाइडलाइन देना चाहती हूँ। अकाउंटेंसी का मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगी, अकाउंटेंसी का विल टॉक लेटर ऑन। इफ यू पीपल हैव डाउट फॉर दैट अकाउंटेंसी, देन I can connect for that also, right? तो today video is based on only business studies PGT post, so मैं आपको उसके लिए गाइड करती हूँ। So basically बच्चों, आपको पता है कि इसमें हमें साफ साफ बोला जाता है आर्मी पब्लिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कि आपको बस और बस
एनसीईआरटी पढ़नी होगी 11th और 12th की. इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द पीजीटी पोस्ट यू हैव टू स्टडी ओनली एंड ओनली 11th and 12th बुक. बट मेनी टाइम्स उसमें ये भी लिखा होता है कि भाई हायर स्टैंडर्ड भी जाएगा, मतलब मोर देन 12th, लाइक बीकॉम बीबीए, मतलब कॉमर्स की कोई भी बुक किसी भी कोर्स की ग्रेजुएशन लेवल की भी आपको टीच करके जानी होती है, स्टडी करके जानी होती है. बिकॉज हमको ये बोला जाता है कि भाई आफ्टर कंप्लीटिंग बीएड यू आर कमिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो वो ये मानकर चलते हैं कि जो स्टूडेंट है, जो बेसिकली जो पर्सन है जो एग्जाम के लिए अपियर कर रहा है, उसको एक वास्ट नॉलेज भी है, एक ग्रेजुएट लेवल पे भी उसको नॉलेज है. जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी. मैंने वैसे 5 से 6 साल बच्चों को टीचिंग किया हुआ है, बीबीए, बीकॉम, बीसीए एंड एमकॉम, एमबीए एंड पीजीडीएम स्टूडेंट्स, राइट. तो मुझे तो काफ़ी नॉलेज थी उसके बारे में, तो मैं हर क्वेश्चंस को डील कर पा रही थी. बट मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप 11th और 12th की बुक भी पढ़कर जाते हैं बिजनेस स्टडीज़ की, दैट इज सफिशियंट फॉर दैट, राइट. बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक पर. देयर शुड नॉट बी रट्टाफिकेशन, देयर शुड बी proper understanding about each and every topic of पूनम गांधी and another book of 11th class, right. So आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई आपको टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करना होगा कि कौन सा टॉपिक क्या कह रहा है, उसमें आपको कीवर्ड्स खोजने होंगे. उसके बाद यू विल एबल टू आंसर द एमसीक्यूज इन द एग्जामिनेशन. फाइन. उसके लिए डोंट वरी, आई विल प्रिपेयर द क्लासेस फॉर यू गाइज एंड आई विल टीच यू. अब मैं रेगुलर वे में यूट्यूब पे अपनी क्लासेस अपलोड करूंगी. यू विल बी, डोंट वरी फॉर दैट. फाइन. सो अगर मैं बात करती हूँ बिजनेस स्टडीज़ के लिए, आपकी 2 बुक होती हैं, एक 11th की और एक 12th की. 12th की बुक के भी आपके 2 पार्ट दिए हुए हैं. तो बेसिकली आज हम 12th की बुक की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पूनम गांधी की बुक. मैंने आप लोगों के लिए दोनों बुक्स बाय कर ली हैं, जिसमें कि हमारे पास ये बिजनेस स्टडीज़ की बुक होती है बाय पूनम गांधी. 12th क्लास की 2 बुक आती हैं, एक पार्ट ए और पार्ट बी. फाइन. तो अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं तो हमारे क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किए जाते हैं. बहुत ईजी पेपर आता है बेटा. मेक श्योर मार्क्स इसमें स्कोर करना नॉट अ टफ टास्क, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, राइट. सो उसके लिए आपको मैं फिर कहूंगी टॉपिक पे आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए. वो प्रोफिशिएंसी आपको कैसे आएगी? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस ओनली. यू हैव टू सॉल्व द केस स्टडीज, यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज विच आर गिवन इन द बुक्स ऑल्सो. बट मैं अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करूंगी जिसमें यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट. आई विल क्लियर एंड आई विल कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक फॉर दैट. ठीक है. जिसमें अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप किए जाते हैं. बहुत बेसिक क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं. अगर मैं आपको फिर कहूँगी टॉपिक की आपको जानकारी है, आप इजीली उनको आंसर कर पाते हैं. जैसे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है? कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, बोथ और नन ऑफ द अबव. फाइन. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने चैप्टर पढ़ा है कंट्रोलिंग का, ठीक है, हमने ये चैप्टर पढ़ा है अपनी बुक में बिजनेस स्टडीज के 12th क्लास की फर्स्ट पार्ट में, ये हमने पढ़ा होता है कंट्रोलिंग, जिसमें हमें पता है कि कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग ऑल्सो. पहली बात. दूसरी बात, आपको क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो सकता है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बोथ ए एंड बी और ऑल नन ऑफ दी अबव. तो आपको ये पता होना चाहिए भाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर नॉट इंडिपेंडेंट, दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. बेसिकली वी कैन से एक सिनोनिम और यूज हो जाता है यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट, तो वो आपके लिए हेल्प होती है. तो आप यहाँ पे क्या टिक करते हैं? इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. फाइन. और किस तरीके से आपको क्वेश्चन अराइज होते हैं? बहुत इजी वे में क्वेश्चन आते हैं. आपको जैसे कीवर्ड पकड़ना है और आपको ये आंसर कर देना है. आपका जैसे क्वेश्चन अराइज होता है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है. अब आपको दे दीजिएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. आपको पता होगा भाई राइट पर्सन एट राइट प्लेस, पर्सन को लाके रखना इज स्टाफिंग. So you will be able to answer in the correct way, right? Next आपको कैसे पूछा जाता है? मोटिवेशन इज द एलिमेंट ऑफ. बेसिकली मोटिवेशन किस चीज का एलिमेंट है? मोटिवेशन एलिमेंट है किसका? डायरेक्टिंग का. तो आपको अगेन वहां पे दे दिया जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. यू विल एबल टू आंसर वेरी वेरी करेक्टली कि हाँ भी हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हमारे उल्टे हाथ का काम है, राइट. नेक्स्ट. और आपको कैसे पूछा जाता है? लीडरशिप इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ. हमेशा ध्यान रखना बेटा, लीडरशिप इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. अगेन अगर ये पूछेगा आपसे, इज बेसिकली लीडरशिप इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर. किसका इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर? अपने फॉलोअर्स का. अगर यहाँ पे आपको फॉलोअर्स वर्ड आपको दिया हुआ है एम्प्लॉइज, आपको दिया हुआ है फॉलोअर्स, आपको दिया हुआ है सबऑर्डिनेट्स, आपको दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, तो यू कैन टिक ऑल ऑफ द अबव. बट अगर आपको दिया हुआ है फॉलोअर्स और एंड में आपको नन ऑफ द अबव दे रखा है, तो मेक श्योर आप एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट पे टिक नहीं करेंगे. यू विल टिक ऑन द फॉलोअर्स ओनली, बिकॉज हमने हमेशा बात की है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर. इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ whom? ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जिनको हम बोलते हैं बेसिकली फॉलोअर्स.
फाइन। नेक्स्ट, एक तरीके का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कई बार हमने देखा है कि लीडरशिप में क्या लीडर खुद का बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस करता है? नो, ऐसा नहीं हो सकता। लीडर अपना बिहेवियर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, लीडर भी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ फॉलोअर्स ओनली, राइट। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको कैसे आ सकता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी यूज्ड इन विच काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल। हमने बात की है बेटा लीडरशिप स्टाइल की, जहाँ पे हम देखते हैं ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन, 3 तरीके की हमारी लीडरशिप स्टाइल में वास्ट उसमें पड़ी हुई है, जिसमें हमने देखा है कि जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी यूज होता है, जहाँ पे पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन ओनली वन हैंड होती है, दैट इज द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो यू कैन टिक करेक्टली अगेन, फाइन। नेक्स्ट हम कैसे और क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। आपको दे दिया जाएगा नीचे ऑप्शन, अथॉरिटी ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी लेसर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी इक्वल्स टू responsibility means parity or balance, and all of the above. So always make your answers very correctly, that is parity, balance, there should be balance between authority and responsibility. अगर अथॉरिटी बड़ी हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भी खराब है, मिसयूज ऑफ पावर्स होगा। अगर अथॉरिटी छोटी रह जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भी खराब है, क्योंकि हमारा वर्क कंप्लीशन नहीं हो पाएगा। सो देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइन। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं और किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, हम की एरियाज को अपने फोकस करते हैं और इसकी हम लेटर में बात करेंगे। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कंट्रोलिंग सिस्टम मेथड से रिलेटेड है। नेक्स्ट और क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो सकते हैं हमारे, फ्यूल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स है, फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स गिवन फॉर विच लेवल, शॉप फ्लोर लेवल, मैनेजर्स लेवल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स गिवन फॉर मैनेजरियल लेवल्स। हम जब क्लासेस करेंगे, हम जब पढ़ेंगे, हमको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और वो आप खुद ही फ्रेम कर पाएंगे और वो आप देखोगे एग्जाम में आपको एज इट इज लिखे मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पेपर का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन बहुत बेस से होता है। बिल्कुल अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर टॉपिक पे पूरी महारत हासिल है आपको, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, फाइन। नेक्स्ट, फंक्शनल फॉर्मनशिप में क्वेश्चन कैसे आता है, फंक्शनल फॉर्मनशिप गिवन बाय विच काइंड ऑफ फंक्शनल फॉर्मनशिप गिवन बाय whom, टेलर, फ्योल, मैस्लो, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना है, ऑल ऑफ द अबव देख के कई बार हम कहते हैं अरे टिक कर दो, ऑल ऑफ द अबव भी होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखना इसमें होता है, इसमें आंसर्स में आपको बहुत ध्यान से चल रहा है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें टेलर ने दिए थे। ये फंक्शनल फॉर्मनशिप का कॉन्सेप्ट जिसमें उसने बताया था एक सबऑर्डिनेट को 8 बॉसेस उसको डील करेंगे, उसको यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वायोलेट किया जाता है, उसको बोला जाता है यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी, यहाँ पे 8 लोग एक बंदे को सब गाइड करेंगे तब जाके वो काम कर पाएगा, फाइन। नेक्स्ट, और किस तरीके से आता है क्वेश्चन, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। जैसे मैस्लो नीड हायरार्की टॉपिक बोल देगा आपको रोटी कपड़ा मकान, है ना, इस काइंड ऑफ नीड इज अ फिजियोलॉजिकल नीड्स, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की थ्योरी। सबसे नीचे जो सबसे बड़ा ब्लॉक दिया होता है उस पिरामिड का, वो सबसे नीचे वाला जो सबसे बड़ा ब्लॉक है फिजियोलॉजिकल नीड्स का, दैट इज रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं हमारा फूड, हमारा शेल्टर और हमारा बेसिकली क्लोथिंग। दिस इज द फिजियोलॉजिकल नीड गिवन बाय द मैस्लो हायरार्की, फाइन। नेक्स्ट, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल या ऑल होता है। तो आपको पता होगा बेटा मोटिवेशन इज द इनर फीलिंग ऑफ द पर्सन, जिसमें आप स्टिमुलेट करते हो उसको एक सही तरीके से काम करने के लिए, राइट। तो मोटिवेशन इज नॉट फिजियोलॉजिकल, इज नॉट इकोनॉमिकल, इट इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जहाँ पे वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, वी हैव टू फाइंड आउट द बेसिकली बिहेवियर ऑफ द पर्सन, आफ्टर दैट वी कैन मोटिवेट हिम और हर, राइट। एंड अब मैं एक और बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको ओवर करते हैं क्लास को, बिकॉज मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी क्लास की जो स्पीड है, जो अपनी बोलने की स्पीड है, वो भी काफ़ी लंबी अच्छे से जल्दी कंप्लीट किया है, सो दैट आप लोग को स्पीड बढ़ानी ना पड़े। आप लोग नॉर्मल सुनेंगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ मैम ने स्पीडली पढ़ाया, तो हमारा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मैं ये वीडियो नहीं एक्सटेंड करना चाहती हूँ आज के दिन, बिकॉज मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनका टाइम अगर मैं दूँ तो पढ़ाई में दूँ, रादर देन कि उनको इस तरीके से उनको इन्वॉल्व करके, फाइन।
तो और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नेगेटिव मोटिवेटर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये पता होना चाहिए नेगेटिव मोटिवेटर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इफ देयर इज अ पर्सन जिसका बिहेवियर पॉजिटिव मोटिवेटर से नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है, नहीं इंप्रूव हो रहा है उसका बिहेवियर, उसकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है पॉजिटिव मोटिवेटर से, सो व्हाट वी नीड टू डू एज अ मैनेजर, we need to apply some negative motivators for that kind of person. Fine, so we can say positive motivators are very very important in the organization, but yes, negative motivators also plays very important role in the organization. So basically आज का मुझे इतनी बात करनी थी। आई गेस मैंने 10 से 15 क्वेश्चंस का आपको एक बार बता दिया है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे रिकॉल करके, क्योंकि मैंने नोट डाउन की हुई थी चीज़ें जब से मैंने एग्जाम में प्रिपेयर किया था, तब से आप लोगों से बात करने के लिए। बट फिर भी मुझे लगा, फिर बीच में थोड़ा सा मैं भी अपनी स्टडी में लग गई थी, तो मुझे लगा कि अभी राइट टाइम है, पेपर भी पास है, तो अगर मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। फाइन, सो अब मैं आपको ठीक है, मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करूंगी। उससे पहले मैं आपको बोल देती हूँ, if you have any kind of query, if you have any kind of problem, if you have any kind of like if and but in your mind, you can comment me in the comment section. I'll go through all the comments at the end of the day and I'll try to come up with the solution in the next video. Fine. And secondly मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको किसी भी तरीके से आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, I'll make the video for you guys, you can tell me, I'll डू इट फॉर यू। फाइन, क्योंकि अब मैं रेगुलरली यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। एंड थर्डली, अगर आपको, मैंने ये बिजनेस स्टडीज़ के लिए ये क्लास डिवोट की थी, अगर आपको लगता है कि मैम ऐसी एक वीडियो बना दो अकाउंटेंसी के लिए भी, कि हमको आर्मी पब्लिक स्कूल के एंट्रेंस के लिए OST जो एग्ज़ाम है उसमें हमें PGT की पोस्ट अकाउंटेंसी में डील करना है या अपियर करना है, आप इसके लिए एक बार हमें गाइडलाइन दे दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ऑलरेडी पेपर अपियर कर चुकी हूँ उसका भी, तो अगर आप बोलेंगे उस पर भी एक वीडियो बना दीजिए तो आई विल डू इट फॉर यू गाइज। तो मैं, अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए भी आपको थोड़ी सी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इन। आई होप माई वीडियो इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। इफ़ यू हैव योर फ्रेंड्स लाइक जो भी इस पेपर के लिए अपेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर माई वीडियो विद दैम ऑल्सो, सो दैट दे कैन कनेक्ट विद मी and they can put their doubts also and they can also tell me that मैं किस तरीके का टॉपिक आपको ला कर दूँ जो आपको अच्छा लगे और आपको बेनिफिट हो आपकी एग्जामिनेशन। बिकॉज एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है बेटा, अभी हमारे पास अभी बेसिकली जुलाई चल रहा है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर मिड में मान के चलिए आप, आपका एग्जाम में 20 से 21 तारीख में आपका हो जाएगा। फाइन, तो हमारे पास मोटा मोटा अगर हम माने तो हमारे पास 2 मंथ्स हैं, जिसमें हमें बिजनेस स्टडीज़ के अगर हम पोस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें 3 बुक पढ़नी होंगी, एक 11th क्लास की, 2 हमारी 12th क्लास की बुक्स हैं। फाइन, और उससे अलग भी हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते चलना होता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से हमारे लिए 2 महीना सफिशिएंट है ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। अगेन मैं बोलूँगी कि अगर आपकी प्रोफिशिएंसी होगी आपके टॉपिक पे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता राइट आंसर करने के, चाहे फिर नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो। तो हार्डली ये आप पे किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव मार्क नहीं बनाएगा कि ये नेगेटिव मार्किंग है, बिकॉज आपको अगर आंसर पता है तो यू कैन ईजिली कॉन्फिडेंटली mark your answer in the MCQs, right? So thank you so much guys for watching in. I hope आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आई विल गो थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू कम अप विद द वीडियो दैट यू विल सजेस्ट टू मी। थैंक यू सो मच गाइज।